हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपने 12 क्वेश्चन हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो है, गर्भधारण के समय माता की ओर से कितने गुणसूत्र आते हैं? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि माता और पिता की तरफ से बराबर गुणसूत्र आते हैं। तो वो कितने होते हैं? एक इंसान के पास होते हैं 46 गुणसूत्र। तो 46 गुणसूत्र में से माता की ओर से कितने गुणसूत्र आएंगे? 23, 46, 12 या फिर 1। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों की तरफ से बराबर बराबर गुणसूत्र आते हैं, तो वो होंगे आपके 23। माँ की तरफ से 23 आएंगे और पापा की तरफ से भी 23 आएंगे। इस तरह टोटल 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो माँ की तरफ से 23, पापा की तरफ से 23 आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जायगोट। जायगोट जो जिसे युक्ता भी बोलते हैं का आकार होता है। युक्ता जो 23 गुणसूत्र माँ की तरफ से और 23 गुणसूत्र पापा की तरफ से आने पर जो जायगोट नामक जो संरचना बनती है वो एक कोशिकीय संरचना होती है फ्रेंड्स। एक कोशिका होती है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं आपके। तो जो जीवन का निर्माण है वो एक कोशिका से शुरू होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवन के निर्माण के समय कितनी कोशिकाएं होती है, तो एक कोशिका होती है फ्रेंड। और जो जायगोट बनता है वो जायगोट एक कोशिकीय होता है। तो इसकी आकृति कितनी रहेगी? जैसा कि पता चल रहा है कि एक कोशिकीय, तो इसकी आकृति रहेगी आपके सुई की नोक के बराबर रहेगी, जो कि बहुत ही कम दृश्यमान होती है, बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है आज। 46 गुणसूत्रों में से कितने गुणसूत्र शरीर का निर्माण करते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो शरीर का निर्माण करते हैं वो, दूसरा होता है आपका लिंग का निर्माण करने वाले। जो लिंग जेंडर का निर्माण करते हैं वो होते हैं। तो जो शरीर का निर्माण करते हैं वो कितने होंगे? टोटल आपके 46 होंगे। उनमें से लिंग का निर्माण करने वाले कितने होंगे और शरीर का निर्माण करने वाले कितने होंगे? तो यहाँ पर शरीर का निर्माण पूछा जा रहा है, तो 44 होंगे, 46 होंगे, 2 होंगे या 23 होंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 44। 44 गुणसूत्र आपके शरीर का निर्माण करते हैं, जबकि 2 गुणसूत्र जिन्हें लिंगी गुणसूत्र भी कहते हैं, ये आपके सेक्स का निर्धारण करते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बॉय होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो एक्स गुणसूत्र के बारे में पूछ रहा है कि वो साइज में कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, बौने होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ लंबे तथा कुछ बौने होते हैं या अनिश्चित होते हैं। तो फ्रेंड्स जो एक्स गुणसूत्र होते हैं ये फीमेल्स में पाए जाते हैं। एक्स एक्स, डबल एक्स और एक्स वाई जो होते हैं वो जेंट्स में पाए जाते हैं। तो एक्स एक्स जो गुणसूत्र होते हैं वो लंबे गुणसूत्र माने जाते हैं, और जो एक्स वाई गुणसूत्र है वो, जो वाई गुणसूत्र है मतलब, वो माना जाता है बौना या छोटा गोल गुणसूत्र इसे कहेंगे। तो इस प्रकार ये आपके गुणसूत्र हो जाते हैं, जो कि हर इंसान में 46 होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है बीज कोश का सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स जो बीज कोश का सिद्धांत है वो बीजमैन के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। चूहों पर प्रयोग क्या किया था कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछ काटना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारी पीढ़ियों तक वो काटते रहे, लेकिन उन्हें एंड में भी चूहों के सेम पूंछ आ रही थी। तो ये होता है आपका बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। मतलब बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता, जीवन द्रव्य जो है वो अमर है, ये निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह अपन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने जीन्स का स्थानांतरण करते रहते हैं। तो इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? जनन द्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो बीज कोश की
का सिद्धांत है, उसमें जनन द्रव्य का सिद्धांत भी उसी को कहेंगे। अमरता का मतलब जीन्स मरते नहीं हैं, एक के बाद एक पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे कि चूहे की पूँछ एक के बाद एक में होती गई, वो काटता गया, फिर भी जो उनके बच्चे मतलब चूहे पैदा हुए तो वो पूँछ वाले थे। तो ऐसे पता चलता है कि ये निरंतरता का भी सिद्धांत है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अर्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया था। तो अर्जित गुणों का मतलब होता है जो अपन ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं, धीरे धीरे अपने स्वभाव में वो डेवलप होते जाते हैं और अपन उसे सीखते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं। तो अर्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया था, इसके सिद्धांत देने वाले का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो बीजमैन, लेमार्क, मेंडल या क्लीना। तो आप बताइए कि इसमें से किसने अर्जित गुणों का सिद्धांत दिया था। अर्जित गुणों के सिद्धांत जो दिया था वो है लेमार्क ने। इन्होंने जो जिराफ की गर्दन है उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जैसे जैसे पहले जो जिराफ थे वो उनकी गर्दन भी गधे के जैसी या फिर ऊँट के जैसी छोटी गर्दन पाई जाती थी ऐसे, लेकिन वहाँ पर जो जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ पर पेड़ ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे वो अपनी गर्दन को और ऊंचा करते गए और उनकी जो गर्दन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी होती गई। और आप रिज़ल्ट अभी देख सकते हो कि जिराफ में बहुत लंबी गर्दन होती है। तो ये लेमार्क ने दिया था अर्जित गुणों का सिद्धांत। जिन गुणों को पेरेंट्स ने अर्जित किया है वो बेबीज़ में भी वैसे के वैसे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका मेंडल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। मेंडल ने फ्रेंड्स कौन सा सिद्धांत दिया था इसके बारे में पूछ रहा है आपने को। ये मेंडल के जो सिद्धांत है वो भी विकास क्रम के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये एक पादरी थे, जो चर्च के पुजारी होते हैं उन्हें पादरी बोलते हैं। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था तथा वो क्या था, इन्होंने दिया था मटर पे सिद्धांत दिया था कोई। तो जो जीन्स हैं वो एक स्टेज पे दूसरी स्टेज पे कितने पर्टिकुलर जाते रहते हैं। जैसे कि पहली स्टेज पे अगर वो जैसे 50 जाएंगे तो दूसरी स्टेज पे 25 रह जाएंगे, फिर 50 वेस्ट तो मिक्स वाले हो जाएंगे और 25 अनमिक्स रहेंगे, ये उसके रहेंगे। तो ये मटर के दानों पे दिया गया था। तो वो था आपका मौलिकता का सिद्धांत, मौलिक गुणों का सिद्धांत है मेंडल के द्वारा दिया गया हुआ कि जो मौलिक गुण होते हैं वही स्थानांतरित होते हैं दूसरी पीढ़ी में, बाकी सारे वही गुण आ जाते हैं। उन्होंने कुछ मटर के दाने मिक्सअप करके बोए और उन्होंने को जब रिज़ल्ट मिला तो 50% तो मिक्सअप थे और 25% उनकी पर्टिकुलर वही सेम कंडीशन थी जैसे उन्होंने बोया था। नेक्स्ट में उनको 50% तो वही मिले और फिर 25 अलग अलग मिले। तो ये था, अगर आप बोलो तो इसे डिटेल से समझा देंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत के द्वारा दिया गया था। 8वां क्वेश्चन रहने वाला है आपका ये, जो किसने दिया था, क्रो ने दिया था, स्पिनर ने दिया था, जिम्बर्ट ने दिया था या सोरेनसन ने दिया था। समान प्रतिमान से अभिप्राय होता है आपका सेम वैसी प्रतिमान, वैसी जैसे कि गधे के बच्चे गधे उनके जैसी समान दिखने वाली संतान पैदा होना। इंसान के जो बेबीज़ होंगे, जो उनकी आगे की संतानें रहेंगी वो सेम उनके जैसे परिदर्शित होगी आपको कि हाँ ये आप बता सकते हो कि ये उसकी संतान है। जैसे हाथी की जैसी उसकी हाथी की संतान होती है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत आपका ये बोलता है कि समान दिखने वाले उनके हाथ पैरों की बनावट, उनकी शक्ल सूरत की बनावट एक जैसी होती है। तो ये किसने दिया था, ये पूछ रहा है क्रो ने, स्पिनर ने, जिम्बर्ट या सोरेनसन ने। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत जो दिया था वो सोरेनसन ने दिया था फ्रेंड्स। जैसे मछली के मछली पैदा होना, इंसान के इंसान पैदा होना, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल देके भी पूछ लिया जाता है कि मछली के मछली पैदा होना कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो ये सोरेनसन का समान प्रतिमान का सिद्धांत हो जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ये क्या है, विपरीत गुणों का सिद्धांत का उदाहरण है। विपरीत गुणों का सिद्धांत का मतलब है पेरेंट्स में जैसे जीन्स जैसे गुण हैं, उसके दादा दादी में जैसे गुण हैं, उनसे हटकर कुछ अलग गुण होना। तो जैसे कि आपको पता है, ये इसका एग्जाम्पल ढूंढना है। हिरण्यकश्यप जो
राक्षस था तो उसका पुत्र प्रहलाद, श्री कृष्ण, श्री राम या चरक, जो इन तीनों में हैं वो सेम पेरेंट्स के जैसे या पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अच्छे गुण थे। तो ये विपरीत गुण नहीं हुए, ये इनके जैसे गुण थे, समान गुण थे। और जो हिरण्यकश्यप राजा था उसका पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसका जो पुत्र था प्रहलाद वो कृष्ण मतलब विष्णु भक्त था ये बहुत बड़ा। तो वो राक्षस जो भगवान को मानता ही नहीं था उसका बेटा हुआ भगवान को मानने वाला। तो यहाँ पर आपके पुत्र में कैसे गुण आ रहे हैं? विपरीत। तो विपरीत गुणों का सिद्धांत भी होता है, कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाएं घर में। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे विपरीत गुणों वाले पैदा हो जाएं, तो इसे भी ध्यान रखना, ये लाइफ के लिए ज़रूरी है। समानता का सिद्धांत किसने दिया? समानता का सिद्धांत पूछ रहे, पहले विपरीत गुणों का सिद्धांत था, अब समानता का सिद्धांत पूछा जा रहा है आपसे। यह है डार्विन, लेमार्क, वुडवर्थ या एक व दो दोनों। जो समानता का सिद्धांत है वो किसने दिया था फ्रेंड्स? कि जैसे माता पिता होंगे, जैसे उनमें गुण होंगे वैसे ही आपके बेबी में गुण आएंगे। तो वो किसने दिया था? यह एक व दो दोनों मतलब जो डार्विन है और लेमार्क है, दोनों ने समानता का सिद्धांत दिया था। लेमार्क का एक और सिद्धांत हो जाता है आपका, वो है अर्जित गुणों का सिद्धांत है लेमार्क का, वो जिराफ की गर्दन वाला। और डार्विन के साथ भी इन्होंने समानता का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह इन दोनों के गुण हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो परिभाषा से संबंधित है। देखते हैं किसकी परिभाषा है ये। हमारे चारों तरफ फैले वह सभी तत्व, वो सारे तत्व हमारे चारों तरफ फैले वो सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, मतलब जहाँ तक हमारा जन्म होता है जहाँ से और जहाँ तक हम मरते हैं वहाँ तक जो हमें प्रभावित करते हैं, वे सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। तो ये कोटेशन किसका है ये बताना आपको। निम्न परिभाषा संबंधित है। तो ये परिभाषा किससे संबंधित है? डार्विन से, लेमार्क से, वुडवर्थ से या जिम्बर्ट से। जी ये वातावरण की फेमस जो परिभाषा है, कोटेशन है, वो किसने दिया था? वो वुडवर्थ ने दिया था, जिसका बिल्कुल सही आंसर सी रहेगा। वुडवर्थ ने ऐसा कहा था कि हमारे चारों तरफ फैले वह सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाता है। तो बालक का वातावरण कहलाता है, अपना वातावरण कहलाता है। जिम्बर्ट की भी सेम कुछ मिलती जुलती परिभाषा है। उनकी परिभाषा में तत्व नहीं आएंगे, उनकी परिभाषा में सीधा सिंपल कहा जाएगा कि हमारे चारों तरफ फैली सभी वस्तुएं हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो जिम्बर्ट है, जिम्बर्ट में आपके वस्तुएं आ जाएंगी, वस्तुओं की बात करते हैं वो। जो जिम्बर्ट है वो वस्तुओं की बात करते हैं और जो लेमार्क है वो तत्वों की बात करते हैं। सॉरी, वुडवर्थ है वो तत्वों की बात करते हैं। तो अगर तत्व पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका वुडवर्थ, और वस्तु पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका जिम्बर्ट। इस तरह से ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है आपका। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो फ्रेंड्स इसे तो आप सभी जानते हो कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? जन्म स्थान, जन्म कर्म। जो जन्म स्थान होता है वो कि बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ, ये बालक के जन्म को प्रभावित करता है, बेसिकली प्रभावित करता है। जन्म कर्म से मतलब है कि जो एक माता पिता के संतान है, 2, 4, 6, 8 जो भी है, तो उनमें से उसका क्रम कौन सा है, वो कौन से नंबर का है, ऐसा माना जाता है। सामान्यतः जो पहला बालक होता है और जो दूसरा बालक हो, अगर किसी माता पिता के 3 संतान हैं और जो पहला है और दूसरा तीसरा, तो सबसे ज़्यादा विकास जो होगा वो दूसरे नंबर वाले का होगा, क्योंकि पहले को ज़्यादा लाड प्यार देने की वजह से उस पर कम ज़्यादा ध्यान रहेगा माता पिता का और वो विकास कम कर पाएगा। जो तीसरे नंबर वाला होता है वो सबसे छोटा होता है, तो उसे भी ज़्यादा लाड प्यार मिलेगा और वो भी अपना विकास कम कर पाएगा, जबकि दूसरे वाले को कोई ध्यान देगा नहीं तो वो विकास कर लेगा। ऐसा माना जाता है जन्म क्रम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो और विद्यालय का वातावरण भी ऑब्वियसली प्रभावित करेगा, और पोषण जिसका खान पान है वो भी उसे प्रभावित करेगा। इसी के साथ समाज का वातावरण, जो
सब कुछ इसे प्रभावित करने वाले हैं। परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण, विद्यालय, आस पड़ोस, सब कुछ। तो यहाँ पर आपके सारे राइट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर सभी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर सभी लिख लीजिए और ये सभी हो जाएगा। ये सारे प्रभावित करते हैं बालक के विकास को। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।